नाजरीन हैं ईरान की तरफ, जिसके हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। केटिव इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के चेयरमैन रिचर्ड डब्ल्यू रेहन का कहना है कि मुमकिन तौर पर ईरान के पास 5 न्यूक्लियर बम हैं और मई तक उनकी तादाद 1 दर्जन तक हो सकती है। अमरीकी खबरसां इदारे वाशिंगटन टाइम्स में लिखे गए अपने आर्टिकल में रिचर्ड ने लिखा कि गुज़श्ता अक्टूबर के अवाइल में इंटेलिजेंस अंदाजों में यह दावा किया गया था कि ईरान के पास 1 हफ्ते के अंदर 1 बम बनाने के लिए और 6 हफ्तों के अंदर 5 न्यूक्लियर बमों के लिए काफी अफजूदा हथियारों के दर्जे का यूरेनियम हो सकता है। सवाल ये है कि अगर ईरान के पास इस कदर एटमी बम मौजूद हैं तो इस हवाले से बात क्यों नहीं की जाती। इस सवाल के जवाब में रिचर्ड का कहना है कि ईरानी शायद इस वक्त तक न्यूक्लियर बम पास होने का दावा नहीं करना चाहेंगे जब तक उनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन या उससे ज्यादा ऑपरेशनल बम मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि एक बम का ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसे ढूंढने और तबाह करने के लिए काफ़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन ज़्यादा मुकामात पर ज़्यादा बम इस तबाही की कोशिश को अगर तकरीबन नामुमकिन नहीं तो पेचीदा ज़रूर बना देगा। रिचर्ड का कहना है कि बाइडन इंतजामिया को ईरानी बमों के बावजूद छुपाने या जाहिर न करने के लिए एक मजबूत वजह हासिल है, क्योंकि सदर बाइडन की जानिब से कई बरसों के दौरान ईरानियों को न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त न देने के बार बार वादे किए गए थे। रिचर्ड के मुताबिक इसराइलियों ने भी यह अहद किया है कि वो ईरान को बम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी सादा सी वजह यह है, अगर ईरान के पास बहुत से एटमी बम हैं तो उसका मतलब इसराइल का खात्मा हो सकता है। रिचर्ड का कहना है इससे पहले यह फर्ज किया गया था कि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि ईरानी बम के मुकम्मल होने से पहले ही इसके बारे में खबरदार कर सकती है और उसे तबाह किया जा सकता है। इसराइल और अमेरिका माजी में प्रोडक्शन और रिसर्च की सहूलियात को तबाह करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सबूताज करके और कलीदी साइंसदानों को कत्ल करके ईरानी बम प्रोग्राम में ताखीर करने में कामयाब रहे थे। दोस्तों, ईरानियों ने यकीनन इन साबका नुकसानात से सबक सीखा है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि उनकी साबका कमजोरियां कम हों। अब ये सवाल है कि मोसाद कितनी काबिल है जबकि उसे 7 अक्टूबर के हमास हमले की पेशगोई करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसराइली मौजूदा हालत जंग में फंसे हुए हैं और उनके पास ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। इसलिए इसराइलियों के पास ईरानी न्यूक्लियर बम का ऐलान करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम कई साइज में तैयार किए जाते हैं। कोई मुल्क अहदाफ और मकासद के लिहाज से बड़ी तादाद में कम ताकतवर बम या कम तादाद में ज्यादा ताकतवर बम बना सकता है। जापान की हिरोशिमा को तबाह करने लायक जोहरी बम सिर्फ 16 किलो इंतहाई अफसूदा यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। बड़े बम के लिए ज्यादा और छोटे के लिए ये मिकदार कम होती है। एक न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ अफसूदा यूरेनियम से कहीं ज्यादा चीजों और रिसोर्सेज की जरूरत होती है ताकि उसे जरूरी धाती शक्लों में डाला जा सके। एक न्यूक्लियर बम की इंजीनियरिंग के लिए आला सतह की महारत की जरूरत होती है, लेकिन अमरीकी इंजीनियर 1945 में ऐसा करने में कामयाब हो गए थे और जरूरी मालूमात गुज़श्ता 80 सालों में 7 मारूफ न्यूक्लियर रियासतों से लीक हो चुकी हैं। ईरानियों के पास अव्वल दर्जे की तिबियात दान और इंजीनियर्स हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी वक्त और वसाइल के साथ इस काम को पूरा कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए सिर्फ बम बना लेना काफी नहीं, एक बम जहाज या आबदोज में छुपाया जा सकता है। एक ऐसा बम जिसे मिसाइल में डाला जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है और ऐन जगह पर धमाका किया जा सकता है। इसलिए इंजीनियरिंग की ज्यादा महारत होती है, लेकिन उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो ईरानी महारत से बाहर हो। रिचर्ड का कहना है कि हमारे ख्याल में हम जो कुछ जानते हैं उसके पेश नजर ये मुमकिन है कि मई तक ईरानियों के पास 1 दर्जन से ज्यादा ऑपरेटिव बम होंगे। उस वक्त बड़े आराम से दुनिया के सामने उसका ऐलान कर सकते हैं और शायद इस बात को साबित करने के लिए जमीन के अंदर धमाका भी करें। रिचर्ड का कहना है कि ईरानी यकीनी तौर पर जो बाइडन के सदारती दौर में ही अपने बम का ऐलान करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बाइडन की कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का इल्म है और ट्रंप के इक़्तिदार में आने का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ईरान के पास एटमी बम आ गए हैं, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त इल्जाम लगाना भी शुरू कर दिए और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। गुज़श्ता दिनों में ईरान गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था। अब ईरान का कहना है कि गैस पाइपलाइनों पर हमले के पीछे इसराइल है। ईरान ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता हफ्ते गैस पाइपलाइनों पर 2 हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है, जिससे कई सूबों में सप्लाई मुतासिर हुई थी। इन हमलों से गजा पर जंग के दौरान इलाकाई दुश्मनों के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया था। वजीर तेल जवाद ऊजी ने काबीना के इजलास के बाद कहा कि मुल्क की गैस लाइनों में धमाका इसराइल का काम था और ये साजिश नाकाम बना दी गई है। दूसरी तरफ ईरान ने रूस को बड़ी तादाद में जमीन से जमीन पर मार करने वाले ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल फराहम किए हैं।
برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کو یہ بات 6 ذرائع نے بتائی، جس سے امریکی پابندیوں کے شکار دونوں ممالک ایران اور روس کے درمیان فوجی تعاون کا اندازہ ہوتا ہے۔ 3 ایرانی ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ ایران کی جانب سے روس کو فراہم کیے گئے تقریباً 4000 میزائلوں میں کئی کم فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹک ہتھیار فتح 110 کی اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایک میزائل کا نام ذوالفقار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روڈ موبائل میزائل 300 سے 700 کلومیٹر کے درمیان اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزارت دفاع اور اس کے بلاسٹک میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والے ایلیٹ فورس پاسداران انقلاب نے اس خبر پر تبصرے سے انکار کیا ہے۔ ایرانی ذرائع میں سے ایک نے روئٹرز کو بتایا کہ جنوری کے اوائل میں ایران اور روس کے فوجی اور سیکیورٹی حکام کے درمیان تہران اور ماسکو میں ہونے والی میٹنگز میں ایک معاہدے کو ختمی شکل دینے کے بعد اس ترسیل کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایرانی فوجی اہلکار نے دوسرے ذرائع کی طرح معلومات کی حساسیت کی وجہ سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ میزائلوں کی کم از کم 4 کھیپ جا چکی ہیں اور آئندہ ہفتوں میں اس میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ایران سے ہٹ کر اب اسرائیل کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے برازیلین صدر کو کہا کہ اسرائیل سے متعلق بیانات واپس لے لیں، لیکن برازیلین صدر نے بیانات واپس لینے کی بجائے اسرائیل کے سفیر کو ہی واپس بھیج دی اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف متحرک ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسلم ممالک کس حد تک اسرائیل کے خلاف متحرک رہ پاتے ہیں اور امریکہ کے سامنے کیسے ٹکتے ہیں۔